मुकला तहरीक के कामयाबी के बाद एक नया दौर शुरू होता है, उसको कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म का। चौधरी इफ्तिखार ने इतना जो है वो की ताकत थी कि उन्होंने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो 19th अमेंडमेंट ले आए, जिसमें उनका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो अख्तियार दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि एक नया दौर शुरू होता है जिसको कहते हैं इमरान खान। ये आखिरकार इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा जो जुडिशरी पे एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस पे जो है वो अटैक है या इवन डिस्ट्रॉयल है, आखिर इसका सबब क्या है? 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हम उसका क्रिटिकल रिव्यू लेते हैं कि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है एंड द कॉन्सिक्वेंसेस के आम शहरी जो है उससे किस तरह से जो है वो कंसर्न्ड है या उसके क्या असरात होंगे, और इवन उसके असबाब, द काजेज, इतना बड़ा जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम लाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। तो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिसेंटली नेशनल असेंबली से विथ रिकमेंडेशन पास हो चुकी है, और सेनेट ने तो पहले उनको पास किया था लेकिन फिर विद रिकमेंडेशन बैक हो गई है सेनेट की तरफ। लेकिन अगर हम 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्राइमरली डिस्कस करें तो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं जो बुनियादी हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पावर की रिडक्शन, डिमिनिशन ऑफ पावर्स या डिमिनिशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा है इम्यूनिटी provided to the president 5-star journals after the service, क्योंकि उनको during the service already constitution में immunity थी। तो आइए डिस्कस करते हैं how the jurisdiction of Supreme Court of Pakistan will be diminished after the 27 constitutional amendment. Article 175 in the Constitution of Pakistan बताता है and एक्सप्लेन करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब ये जो सारी तरामीम है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो की गई है आर्टिकल 175 में। आर्टिकल 175 ए और आर्टिकल 175 बी, जो कि इस तरमीम के क्लासेस 20 से लेकर 22 तक हैं, उसमें बुनियादी तौर पे आर्टिकल 170 ए के मुताबिक इंसर्शन ऑफ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट किया गया है, जो चैप्टर 7 होगा, एंड इसमें बताया गया है, सजेस्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। अब जब 175 ए में तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कोड जो है वो सजेस्ट की गई है थ्रू द एडिशन ऑफ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर बाकी जो तरामीम है 175 बी से लेके 175 आई तक, ये सारी तरामीम फिर जो है बयान करती हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो कि ऑलरेडी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था, लेकिन फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो 175 बी में है। और फिर 175 डी में जो है ओथ टेकिंग होगी by the president, and 175 E जो है वो रिकमेंड करता है कि all the petition now that would be that were in the Supreme Court of Pakistan would be transferred to the Federal Constitutional Court, और इस तरह से जो है extension of judges, extension in the age of judges after this amendment। असल में जब आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि आर्टिकल 260 में तरमीम रिकमेंड की गई है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगा, इट वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और दूसरा जो 175 के अलावा जो तरामीम है वो मोस्ट डेंजरस हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक है पाकिस्तान के आम शहरी से, जो कि इस तरमीम का आर्टिकल 2 है, जिसमें आर्टिकल 10(4) में ये बताया गया है कि जो आपकी जो
प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिव्यू बोर्ड होने का अख्तियार है, वो अभी ख़त्म हो गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उनके पास इस तरमीम से पहले एक अख्तियार था कि वो अगर अरेस्ट या इलीगल डिटेंशन के लिए रिव्यू बोर्ड बना के उन अफराद को जो है वो पेश करने का हुक्म देता था, जिसमें सारे का सारा जो केस ऑफ मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान में वो चला आ रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को जो है एक जो है प्रोटेक्शन टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती रही थी, लेकिन अब वो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं रहा। इसलिए ये तरमीम जो है एक कॉमन सिटीजन के लिए भी जो है वो बड़ी असरअंदाज होगी। दूसरी जो तरमीम है वो है आर्टिकल 6 में तरमीम। आर्टिकल 6 में अब जो ट्रीजन का अख्तियार था कि अगर कोई आइन तोड़ता है या अगर कोई और गद्दारी का मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार था कि उसको गद्दार ठहराया जाए, जो कि सेठ वकार वाले मामले से लेके जनरल परवेज मुशर्रफ का जो केस था जो कि पाकिस्तान में बड़ा हाईलाइट हुआ था, उसको लेके जो आर्टिकल 6 लगा था जनरल परवेज मुशर्रफ पे, अब वो भी अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहा। वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए रिव्यू बोर्ड या इस तरह के मामलात में चला गया है। ये दोनों रिकमेंडेशन भी अभी जो रिसेंट नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में जो हो रिकमेंड की गई थी, तो ये यहाँ से जो है 27वीं आईनी तरमीम का जो प्राइमरी कंपोनेंट था, जो हमने बताया कि डिमिनिशिंग द पावर ऑफ डिमिनिशिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका दूसरा कंपोनेंट है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री। अब वो तरमीम जो है वो आर्टिकल 243 में की गई है, और आर्टिकल 243 में इस तरह से तरमीम की गई है कि एक नया ओहदा लाया गया है जिसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। वो आर्टिकल 243 में तरमीम, और वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी से होगा। और इसी तरह से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के बाद जो आपका एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल पर एक और ओहदा जो है क्रिएट किया गया है, उसका नाम है कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो भी पाकिस्तान आर्मी से होगा। और इस 243 में एक और तरमीम की गई है, वो है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि सारी फोर्सेस को नेवल, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट करता था फॉर द सेक ऑफ ज्वाइंटनेस, वो ओहदा अभी इसी के तरमीम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कमांड है वो सारी की सारी इस तरमीम के बाद जो है वो टिल्ट हो गई है वो पाक आर्मी की तरफ। अच्छा, इसमें और भी जो तरमीम में 243 में ये शामिल है कि फील्ड मार्शल जो है वो अब उसके रैंक्स और प्रिविलेजेस और यूनिफॉर्म जो है वो फॉर द लाइफ टाइम होगा। इसमें एडमिरल ऑफ फ्लीट, फील्ड मार्शल, और ये जो है ओहदे अब फॉर द लाइफ टाइम प्रिविलेजेस, पर्क्स और यूनिफॉर्म जो है वो इंजॉय करेंगे। अब अगर इसी तरह से देखा जाए तो जो ओहदा कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड वाला जो ओहदा है वो फॉर द सेक ऑफ ज्वाइंटनेस के लिए किया गया है एंड ओवरसीइंग द न्यूक्लियर फोर्सेस, लेकिन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि वो ओहदा जो है वो पाकिस्तान आर्मी से है, तो इसी वजह से वो टिल्ट जो है वो कंट्रोल, सारा टिल्ट जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ होगा। तो दिस अमेंडमेंट एक्चुअली ब्रॉट द सेंट्रलाइजेशन रादर देन द जॉइंटनेस इन द पाकिस्तान मिलिट्री कमांड। अच्छा, अब इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आर्टिकल 248 अमेंडमेंट। उसमें यह है कि इम्यूनिटी। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ में बता दूं, आर्टिकल 243 में एक और भी जो चीज़ शामिल की गई है वो ये है कि रिमूवल ऑफ फील्ड मार्शल या नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो कमांडर होगा NSC, उसको रिमूव करने के लिए आपको नेशनल असेंबली या किसी लेजिस्लेटिव हाउस से अक्सरियत से जो है वो अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। आर्टिकल 248 पे आते हैं तो उसमें इम्यूनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द फील्ड मार्शल, 5-स्टार जनरल्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द सर्विस। तो पहले ही थी, लेकिन इवन आफ्टर द सर्विस। तो दिस इज काइंड ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स एंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, नेशनल जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इस तरमीम के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट कर रह जाएगा।
Supreme Court of Pakistan is even no more after this amendment. इतनी बड़ी कोर्ट, इतना बड़ा जुडिशियल जो जुरिस्डिक्शन का स्केल, उसके बाद जो है इज नाउ नो मोर। और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अपर कोर्ट्स में जो 4 बड़ी पैरेलल कोर्ट्स होंगे, जिसमें जो है मजलिस शोरा, जिसको लेजिस्लेटिव जो है वो हाउस पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मुशर्रफ ने बनाई थी, तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और चौथा जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो जो ये इम्बैलेंस है, मतलब इन अ सेंस ऑफ पावर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अपर कोर्ट्स ऑफ द जुडिशरी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज 4 अपर कोर्ट्स। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वुड बी द अपर, क्योंकि उसमें जो मैंने बताया कि आपको आर्टिकल जो है 189 में भी तरमीम की गई है, जो कि इस तरमीम का क्लास 20 इसका क्लास जो है वो 35 है, जिसमें यह कहा गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाबंद नहीं होगी। तो दिस इज काइंड ऑफ द कंप्लीट डिमिनिश ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आते हैं कॉजेज पे कि ये आखिरकार इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा जो जुडिशरी पे एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस पे जो है वो अटैक है या इवन डिस्ट्रॉयल है, आखिर इसका सबब क्या है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, फ्रॉम द केस ऑफ तमीजुद्दीन और जस्टिस मुनीर से लेके हैज बीन टिल्टेड टुवर्ड पाकिस्तान मिलिट्री, लेकिन उसमें कुछ जो है वो इस तरह के ऐसे केसेस भी हैं जो कि तारीख में याद रखे जाते हैं, जिसमें आसमान जिलानी का केस है, जो कि एक बड़ा मशहूर केस है, जो कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस को जाहिर करता है। वो कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर जुडिशरी से जो है हम देखते हैं कि जो इंटरफ्रेंस है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम से शुरू होती है। हालांकि हमें आइन जो मिला था वो 26 साल के बाद मिला था। 24 ईयर्स में हमने फॉल ऑफ ढाका देखा, फिर 2 साल के तगा दौड़ के बाद 14 अगस्त 1973 को हमने आइन बनाया, फिर उसी आइन में हमने 3 साल के बाद तरमीम करना शुरू कर दी। वैसे तो 4 तरमीमें अलग हैं, लेकिन 5th और 6th तरमीम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी वो जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ एज ऑफ जजेस एंड नंबर ऑफ जजेस बढ़ा के अपने फेवर में किया। फिर आपने उन्हीं जजेस को देखा कि उसमें जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। इसी तरह से फिर हम एक बड़ा रोल देखते हैं ज़ियाउल हक साहब का। फिर नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे अपने फेवर में फैसला न आने की वजह से हमला भी हुआ था 90s के ज़माने में। फिर एक ज़माना चला मुशर्रफ का, CPO जजेस का ज़माना चला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल आर्डर के थ्रू जजेस लाए गए, जिसमें अतहर मिनल्ला साहब जो हैं बड़े मशहूर हैं, जो रेफरेंडम के टाइम पे ज़ाहिर हुए थे, जो कि मुशर्रफ के जो है वो सबऑर्डिनेट थे। और इसी तरह से फिर आगे चलते हैं, जो बड़ा दौर शुरू होता है जुडिशरी का, जिसमें 2007 जो उस टाइम के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार को मुशर्रफ ने हटाया, फिर इमरजेंसी नाफिज की, हमीद तोगर आए, फिर राणा भगवान दास साहब आए, फिर उसके बाद फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी एक मूवमेंट चली। आखिरकार फिर इसके दौरान जो है वो जुडिशरी का पावर दोबारा जो है वो रिकवर हुआ। लेकिन इस रिकवरी के बाद जो वकला तहरीक के कामयाबी के बाद एक नया दौर शुरू होता है, उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर। अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर इतना ताकतवर था कि उस ज़माने में 18th अमेंडमेंट आई थी, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो पार्लियामेंट के मंजूरी से जो है वो मशरूत किया गया था। लेकिन सिर्फ चौधरी इफ्तिखार ने इतना जो है वो उनकी ताकत थी कि उन्होंने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो 19th अमेंडमेंट ले आए, जिसमें उनका जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो अख्तियार दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि एक नया दौर शुरू होता है, जिसको कहते हैं इमरान खान स्कीम। इमरान खान के दौर में जब सारे एक पेज पे नजर आते थे, उस जमाने में बैकडोर पे जिस तरह से ज़हीरुल इस्लाम के ज़माने में जो आप देखते हैं फैज़ हमीद
वाला जो 2017 वाला ज़माना है उसमें आप देखेंगे साकिब निसार, फैज़ अमीन, ज़हीरुल इस्लाम वाला एक ट्राई का मशहूर हुआ जिन्होंने नवाज शरीफ को दिन के तारे दिखा दिए। मतलब नवाज शरीफ को जितना भी आप प्रेशर पीछे देखते हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साकिब निसार वाज एट द पीक और उमर अता बंदियाल। फिर एक लार्जर बेंचेस का ज़माना आया जिसमें उमर अता बंदियाल के ज़माने में जो कोर्ट भी 12 बजे तक खुली और जजेस इंतज़ार करते रहे कि किसी तरह से हमारे पास ये जो आ जाए, तो इसी तरह से हम उनको अपने मतलब मंजूर नज़र सियासतदानों को अपने मनपसंद फैसले सुनाने वाला टाइम था उमर अता बंदियाल के टाइम पे, जिसमें कहा जाता था कि एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब और उमर अता बंदियाल ये इनके फेवरेट बेंचेस बनाते थे और उस अपने मनपसंद सियासतदानों के केस सुनते थे, जिसमें इमरान खान वाज ऑन द टॉप इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द जुडिशरी। इसी से हम एक और दौर देखते हैं जिसमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कोर्ट से अप्रूव की जाती है और इसी तरह से जब इमरान खान चले जाते हैं तो फिर उसके बाद भी जस्टिस गुलजार और फिर उसके जो मुखालिफ जजेस, फिर अपोजिट जस्टिस फायज ईसा का जो के ज़माना था उसमें फिर जो टेबल्स वर ऑलरेडी टर्न टुवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ द इमरान खान। लेकिन जुडिशरी का एक्टिविज्म ऐसे ही रहा अप टू द एग्जीक्यूटिव, और ये जो ट्रैकोटोमी थी ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी वाली, ये पूरी की पूरी एक इम्बैलेंस थी। जुडिशरी का जो जुडिशल एक्टिविज्म था वो पीक पे था, और ये जुडिशल एक्टिविज्म ने इतना तंग किया जो है वो एग्जीक्यूटिव को या इस तरह के जो लेजिस्लेटिव जो मामला थे, तो उनको ये आखिरकार करना ही पड़ा कि अब इस जो पावर है जुडिशरी का वो किसी न किसी तरह से जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस लाया जाए, और उसी का नतीजा है आज जो हम देख रहे हैं उसमें जो है वो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन इसको सही नहीं कहा जा सकता, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब किसी शख्स को झुकाने के लिए। दूसरा था इमरान खान ने इतना जो है वो हार्डशिप्स या इतना आगे चले गए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, नो डायलॉग, और इसी तरह से जो है ये मामला इस तरह से चलते रहे। तो फिर जब इस तरह से, क्योंकि इनको पता था कि जुडिशरी में इमरान खान का रूट लेवल पर इन्फ्लुएंस था, तो अगर ये तरमीम नहीं आएगी और इस तरह से किसी भी तरह से अगर इमरान खान जो है वो कम बैक किया तो फिर जो मौजूदा सिस्टम में लोग हैं उनको इमरान खान कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उनको पीछे हटाने के लिए सारे की सारी तरमीम जो है वो की गई है, स्पेशली डिमिनिशिंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेलल पावर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री का मतलब है कि आगे आने वाले दौर में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स पे वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। उसमें सबसे पहला जो है वो गजा प्लान है, जो कि कल जो है वो पेश होना है, यूएन में पेश करेगी। अगर वो हो जाता है तो वो जो 20 एजेंडा प्लान है, गजा प्लान, इसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है जो है वो गजा में हमास को डीवेपनाइज करना, जिसमें 8 मुस्लिम ममालिक हैं जो ये तय करेंगी और हमास को डीवेपनाइज करेंगी, और इसमें आगे और भी प्लान है। तो उसके लिए पाकिस्तान को एक वन विंडो मिलिट्री कमांड चाहिए थी जो कि सौंपी गई फील्ड मार्शल को, और फिर उनको अगर इन केस अगर पाकिस्तान की अदालतों में उनको आगे चल के किसी भी तरह का जो खतरा था वो उनको 248 के तहत जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसी वजह से आने वाले ज़मानों में जब वार से ज़माना है, स्ट्रेटेजिक कमांड पे वन विंडो ऑपरेशन आपको चाहिए होगा। तो इसी वजह से जो सेंट्रल कमांड है आर्मी की, जो 5 स्टार जर्नल्स भी हैं, उनको भी इसी वजह से 248 में तरमीम करके जो है वो ये इम्यूनिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है क्योंकि दे विल हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन ऑन द स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स, दैट्स व्हाई दे हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड अल्टीमेट इम्यूनिटी थ्रू आउट द आर्टिकल 248। अब आते हैं कि इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इसके आम आदमी पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मुल्क और जो है एनार्की की तरफ जाएगा। रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसी वजह से मल्टा एथनिक जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का खात्मा स्पेशली बड़ा मसला बनेगा इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हल करने में। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट को 160 का जो आर्टिकल 160 में उनको एक जो अख्तियार था कि इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट सुने जाएंगे। जब ऑलरेडी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल सेटअप होगा तो वो
जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स होंगे वो प्रोविंसेस के मामलात में भी बड़े असरअंदाज होंगे। दूसरा, आगे चल के ये होगा कि अगर आप किसी शख्स को आर्टिकल 6 के तहत लगाना चाहते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस इसलिए होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज ऑलरेडी पोलिटिसाइज। क्यों? कि वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो वहीं जो पॉलिटिकल हाउसेस में डोमिनेटिंग पॉलिटिकल फिगर्स होंगी उनके अंडर होगा। तीसरा है कि जो आम शहरी को मिसिंग पर्सन्स देखें, हर बंदे को जो है वो डाला उठा के लिया जा रहा है, तो वो डाला जो है अब डाले वास्ते कोई नहीं पूछेगा कि भाई इसको क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि एक ही पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिव्यू बोर्ड बनाने की, लेकिन अब वो नहीं रही, क्योंकि आर्टिकल 10(4) के तहत जो है वो जो अरेस्ट और डिटेंशन वाला जो रिव्यू बोर्ड बनाने का अख्तियार था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अब नहीं रहेगा। इसी तरह से ये तरमीम जो है अवाम, इंटरप्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट्स और सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो है अवाम के लिए न फ़ायदेमंद होगी। लेकिन आगे चल के ये होगा कि कुछ कहने वाले जो ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक जो एक तीनों पावर्स हैं, पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, इनमें एक हार्मनी क्रिएट करेगी। इसी तरह से एक डेमोक्रेटाइजेशन का जो सेंस है वो आएगा। लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन इन रियल जो है कहाँ आती है? जब आप पर्सनैलिटीज को आगे ला के जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 248, आर्टिकल 243 इज ऑल अबाउट प्रेफरिंग द पर्सनैलिटीज ओवर द इंस्टीट्यूशंस। और इवन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का बनना भी इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए है। तो अब अगर एक शख्स के लिए पूरे इंस्टीट्यूशंस आप कुर्बान कर देते हैं और एक कुछ शख्सियतों को अगर आप पूरी इंस्टीट्यूशंस को कुर्बान कर देते हैं, उनको ख़त्म करके शख्सियतों को नीचा दिखाने के लिए, तो यू हैव बीन प्रेफरिंग पर्सनैलिटीज ओवर द इंस्टीट्यूशंस। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आगे जाएंगे? थैंक यू।